नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी मेरी आत्मकथा का अगला भाग लेकर, जो कि मेरा घर वापस आना शीर्षक के अंतर्गत है। घर में रहते वक्त नौकरों के जुल्मी राज की जिस सांकल ने मुझे बांध रखा था, वह घर से बाहर कदम रखते ही टूट गई थी। ये सांकल मुझे फिर नहीं बांध सकी। घर वापस आने पर मुझे थोड़े से हक मिले। इसके पहले तक तो मेरी यह दशा थी कि पास रहने के कारण मेरी ओर किसी की नज़र ही नहीं जाती थी, लेकिन अब कुछ दिनों तक दूर रहने के कारण पलड़ा ही फिरा हुआ नजर आया। अब सबकी निगाहें मेरी ओर फिरने लगी। आज़ादी के मिठास का अंदाज़ा मुझे लौटते हुए यात्रा के दौरान होने लगा था। एक नौकर मैं अकेला ही घूमने जाया करता था। शरीर की मजबूती और मन के जोश से मेरे चेहरे पर एक तरह का तेज झलकने लगता था। मेरी टोपी पर लुभाने बेल बूटे होने के कारण मैं तुरंत सबकी नज़र में आ जाता था। टोपी के कारण मुझे जो गृहस्थ मिले, उन सब ने मेरी बड़ी हंसी उड़ाई। मैं लौट आया। मेरा ये लौट कर आना सिर्फ यात्रा से लौटना ही नहीं, अपितु एक तरह से नौकरों की कोठरी से निकल अपने घर के भीतर उचित जगह पर वापस आना था। मेरी माता के कमरे में जब घर की औरतें इकट्ठी होती, तब मुझे इज्जत मिलती थी और सबसे छोटी भौजाई मेरे ऊपर प्यार का अमृत बरसाती थी। बचपन में औरत जात की प्यार भरी संसार संभाल की ज़रूरत होती है। उजाला और दया की तरह ही संभाल की ज़रूरत होने के कारण छोटे बच्चे बिना पता दिए ही उसे पा लेते हैं। बच्चे ज्यों ज्यों बड़े होते हैं, त्यों त्यों औरतों द्वारा फैलाए आस्था के जाल से छुट्टी पाने को बेचैन होते हैं। ऐसा कहना ठीक है, लेकिन जिस उम्र में सार संभाल की ज़रूरत है, उस उम्र में जिस अभागे की सार संभाल ना हो, उसे बहुत नुकसान होता है। मेरी भी यही दशा थी। जब नौकरों से छुटकारा हुआ और घर के भीतर माँ के प्यार की वर्षा होने लगी, इस आनंद का अनुभव और ज्ञान मेरे मन को बिना हुए कैसे रह सकता था। जब तक घर के भीतरी दालानों में आज़ादी से मैं आ जा नहीं सकता था, तब तक वे इंद्र के महल से लगते थे। मुझे बाहर से कैद खाने की तरह दिखलाई पड़ने वाली ड्यूटी आज़ादी की जन्मभूमि मालूम पड़ती थी, जहाँ न स्कूल थे और न मास्टर, जहाँ किसी को भी अपनी इच्छा के विपरीत काम करने की ज़रूरत न थी। उस निडर एकांत जगह के निकम्मेपन के आसपास मुझे गहराई फैली हुई लगती थी। वहाँ किसी को भी अपने काम का हिसाब देने की ज़रूरत नहीं थी। ये बात खास तौर पर मेरी सबसे छोटी बहन पर लागू होती थी। वह हमारे साथ नीलकमल पंडित जी के पास पढ़ा करती थी। वह चाहे अपना पाठ ठीक तरह याद करे या न करे, पर पंडित जी के साथ उसके बराबरी के बर्ताव में फ़र्क नहीं पड़ता था। जब 10 बजे हम खाना खाकर स्कूल जाने की भड़बड़ में होते, तब वह खुली चोटी को पीठ पर इधर उधर हिलाती हुई कभी भीतर जाती तो कभी बाहर आती और अपने को साथ ले चलने के लिए हमें रोका करती थी। इतने पर भी हमारे साथ स्कूल जाती भी नहीं थी। जब सोने के गहनों से सजी एक नई बहू हमारे घर में आई, तब तो ड्यूटी की गंभीरता पहले से ज़्यादा हो गई। वह आई दूसरे घर से थी, पर हमारे में से ही एक बन गई। अनजान होने पर भी पूरी जानकारी हो गई थी। इस नई बहू की ओर मेरा मन आकर्षित होने लगा। इसके साथ दोस्ती करने के लिए मैं बेचैन हो गया था। मैं बड़ी सूझबूझ और प्रयत्न से उसके पास जाता कि इतने में ही मेरी वही छोटी बहन आ धमकती, तुम लड़कों का यहाँ क्या काम है, जाओ बाहर जाओ, ऐसा कहकर मुझे वहाँ से निकाल देती। इस बेइज्जती और निराशा के कारण मेरे मन को बड़ा धक्का लगता था। उनके कमरे के दरवाज़ों की दरारों में से उनके भीतरी खेलों को हम क्या कोई भी अच्छी तरह देख सकता था, पर उन लोगों के अनोखे भपकेदार खिलौनों को छूने के ही जब हम हकदार नहीं थे, फिर उनमें से खेलने के लिए खिलौना मांगने की हिम्मत भला हमें कैसे हो सकती थी। हम लड़कों को कभी न मिलने वाली अनोखी चीज़ें भीतरी घर में होने के कारण हमें भीतरी घर अधिक प्यारा मालूम होता और उसकी ओर मन का झुकाव भी ज़्यादा होता था। इस तरह बार बार भीतरी घर से निकले जाने के कारण मैं इन सब चीज़ों से दूर पड़ गया था। गहरी दुनिया की तरह भीतरी घर भी मेरी ताकत के बाहर की चीज़ बन गया था। इसी कारण मेरे मन पर चित्र की तरह उसकी छाप पड़ गई थी।
रात के 9 बजे और अघोर बाबू के पास पढ़ लेने के बाद मैं सोने के लिए भीतर जाता था। बाहर के दालान से भीतर के दालान तक जाने का एक लंबा रास्ता था। इस रास्ते में टिमटिमाता हुआ दिया टंगा रहता था। इस रास्ते के आखिर में 4-5 सीढ़ियाँ थी। इन पर उस दिए का उजाला नहीं पड़ता था। इन सीढ़ियों पर से उतरकर भीतर के पहले चौक में जाते थे। इस चौक के आसपास बरामदा था, जिसके पश्चिमी कोने में पूरब की ओर से चांद का उजाला पड़ता था। इसके सिवाय और सब जगह अंधेरा रहता था। इस चांद के उजाले में घर की नौकरानियाँ इकट्ठी होती और पैर फैलाकर रुई की बत्तियाँ बटा करती और अपने घर द्वार की बातें किया करती थी। ऐसी कई तस्वीरें मेरे मन पर अंकित हैं। भोजन के बाद और सोने से पहले हम इसी बरामदे में हाथ पैर धोया करते थे, फिर अपने लंबे चौड़े बिछौने पर पड़ जाते थे। इसी समय तिकरी या सीकरी नाम की एक दाई आती और कहानियाँ या कविता सुनाकर हमें सुलाने का यत्न करती थी। उस कहानी के खत्म होते ही चारों ओर सुनसान हो जाता। इस समय मैं दीवार की ओर मुँह करके पड़ा रहता। चूना निकल जाने के कारण दीवार में कहीं कहीं काले और सफ़ेद गड्ढे हो गए थे। उन्हें देख देख मैं सोते समय उनमें से ख्याली चित्र बनाया करता था। कभी कभी जब मेरी आँख खुल जाती तो स्वरूप नाम का चौकीदार बरामदे के आसपास फिरता और गश्त लगाकर जो आवाज़ देता वह भी मुझे सुनाई पड़ती थी। हिमालय से लौटकर आने पर युग ही बदल गया था। मैं जिस इज्जत की सोच रहा था और जिसकी मेरे मन में बड़ी लालसा थी, वह इस अनजान सपने की दुनिया की तरह भीतरी घर से मुझे मिलना शुरू हो गई थी, और वह भी क्रम से नहीं, एकदम, मानो मेरे पहले सब असंतोषों को मिटाना ही हो। इसी कारण मेरे दिमाग भी आसमान पर चढ़ गए इसी कारण मेरा दिमाग भी आसमान पर चढ़ गया। इस छोटे से यात्री के पास यात्रा वर्णन का बड़ा भारी संकलन था। असल में ढीलापन आया, और वह भी इतना कि सच्चाई और वर्णन का मेल नहीं बैठ सका। किसी वर्णन में ढीलापन आया और उसमें रस भी नहीं रहता, फिर उसमें रस नहीं रहता। इसीलिए वर्णन की सरसता और नयापन बनाए रखने के लिए कोई न कोई नई बात उस वर्णन में मिलना जरूरी है। मेरी भी यही दशा थी। हिमालय से लौटने पर जब गच्ची पर खुली जगह में शाम के वक्त मेरी माँ और दूसरी औरतों का समूह जुड़ता, तब वहाँ खास वक्ता मैं ही हुआ करता था। अपनी माँ की निगाह में अपना बड़प्पन कायम करने की इंसान में तेज इच्छा होती है। बड़प्पन पाना जितना आसान होता है, उतना ही अपनी उस इच्छा को रोकना भी मुश्किल होता है। मैंने नॉर्मल स्कूल में किताब में पढ़ा था कि सूरज ज़मीन से हज़ारों गुना बड़ा है। मैंने दौड़कर ये बात अपनी माँ से कही। इस बात से ये साबित हुआ कि दिखने में जो छोटा दिखता है, उससे बड़प्पन की कुछ आशा है। हमारे बंगाली व्याकरण के ग्रंथ में छंद व अलंकार के नियमों के उदाहरण के रूप में कविताएं दी गई थीं। मैं उन्हें अपनी माँ को सुनाया करता था। कभी कभी प्रोक्टर के ज्योतिष शास्त्र से मुझे जो नई बातें मालूम हुई थी, उन्हें भी मैं पूरी की पूरी शाम के सम्मेलन में सुनाया करता था। मेरे पिताजी का नौकर किशोरी किसी समय दासरथी का किया हुआ महाकाव्य का अनुवाद कंठस्थ पढ़ने वालों में से एक था। जब हिमालय में मैं और वह एक साथ बैठते तो वह मुझसे कहा करता था कि दादा, तुम तो हमारी मंडली में होते तो आपने ऐसा कोई सुंदर नाटक किया होता कि कुछ न पूछो। यह सुनकर मुझे भी इच्छा होती कि अपने भी शायर बनकर अपनी कविता को जगह जगह गाते फिरते तो कितना मज़ा आता। किशोरी से मैंने बहुत से पद सीखे थे। औरतों के सम्मेलन के श्रोताओं को सूरज के प्रकाश मंडल का शनि और चांद आदि ग्रहों के वर्णन की बजाय ये पद अधिक प्यारे मालूम होते थे। उन्हें सुनने के लिए वे बहुत आग्रह करती थी। घर की दूसरी औरतों को रामायण के कृत्तिवास द्वारा किए गए बंगाली अनुवाद से ही संतोष लेना पड़ता था। वे मूल ग्रंथ को नहीं समझ सकती थी। मैंने अपनी माता से कह रखा था कि मैं पिताजी के पास वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण पढ़ा करता था। उसमें सब संस्कृत ही संस्कृत है। मेरी माँ इस बात से अपने आप को धन्य समझी और मुझे कर्तव्य वाला बताती। वह मुझसे कहा करती थी, अरे उस रामायण में से मुझे भी कुछ सुनाओ। पर मैंने तो उस रामायण को नाम मात्र ही बाँचा था। संस्कृत की किताब में रामायण के उदाहरण दिए गए थे। मैंने उतनी ही रामायण पढ़ी थी, और वह भी मैं अच्छी तरह समझ भी नहीं पाया था। माता के कहने पर जब मैंने उस हिस्से को फिर देखा तो मैं थोड़ा बहुत समझा हुआ भी भूल गया। ऐसा मालूम पड़ा जिसे मैं ये समझता था कि मुझे अच्छी तरह याद है, वही मैं भूल चुका था।
इतने पर भी अपने अनोखे बेटे की बुद्धि का बल देखने की इच्छा रखने वाली माँ से मुझे ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पढ़ा पढ़ाया भी भूल गया हूँ। आखिर मैंने ज्यों त्यों माता को पढ़ सुनाया। मैंने जो अर्थ किया वह महर्षि के अर्थ से अलग था। मैं समझता हूँ कि माँ से बड़ाई पाने की लालसा रखने वाले बच्चे की हिम्मत पर उस कोमल मन के ऋषि ने स्वर्ग से जरूर माफ़ कर दिया होगा, लेकिन गर्व मिटाने वाले मधुसूदन ने नहीं माफ़ किया। मेरा ये अनोखा पराक्रम देखकर माँ खुश हुई। वह अपने समान दूसरों को भी मेरे इस अचरज भरे काम के सुख में भागीदार बनाना चाहती थी। इसलिए उसने हुक्म दिया कि तुझे ये द्विजेंद्र यानी मेरे सबसे बड़े भाई को भी सुनाना चाहिए। अब मैं घबराया। मेरे गर्व के चूर होने का मौका देख मैं बहाने बनाने लगा, लेकिन मेरी माँ ने एक भी नहीं सुनी और द्विजेंद्र को बुलवा ही लिया। उसके आने पर गदगद स्वर से कहने लगी, देख रवि कितने अच्छे ढंग से रामायण बाँचता है, तू भी सुन। मेरे लिए अब बचने का कोई रास्ता न था, मुझे बाँचना ही पड़ा। मालूम होता है कि आखिर उस मधुसूदन को मुझ पर दया आ गई और वह गर्व चूर करने को उतारू नहीं हुआ। उस समर्थ मेरे भाई को भी कुछ पढ़ने लिखने का जरूरी काम था। माता के बुलाने पर वह आ तो गया, पर मेरे भाषानुवाद के काम में उसने रुचि नहीं दिखलाई। इसीलिए कुछ श्लोक वाँचते ही वह बहुत अच्छा कहकर चला गया। भीतरी घर में प्रवेश हो जाने के बाद मुझे स्कूल जाकर पढ़ने का काम टेढ़ा लगने लगा। एकेडमी की से छुटकारा करने के लिए मैंने अनेक बहाने बनाए। उसके बाद मैं सेंट जूनियर स्कूल में भर्ती किया गया, पर वहाँ भी यही हालत रही। लहर आते ही मेरे भाई मेरे सुधार के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करते और फिर छोड़ देते। इस तरह कुछ दिनों तक चला। आखिर में उन्होंने मेरी आशा छोड़ दी। मेरी एक सबसे बड़ी बहन थी। एक दिन उसने कहा, हम सभी को आशा थी कि रवि कोई बड़ा आदमी होगा, पर इसने तो हर तरह से निराश कर दिया। मैं भी मानने लगा था कि परिवार में अपनी कीमत कम होती जा रही है। इतने पर भी स्कूल रूपी चक्की के डंडे से अपने आप को बांध लेने का मुझसे इरादा नहीं हो सका। असल में वह स्कूल चक्की ही था। उसमें न केवल सुंदरता ही नहीं थी, अपितु हॉस्पिटल और जेल के समान नफरत और क्रूरता का भी मेल हो गया था। सेंट जूनियर स्कूल की एक खास बात मुझे आज भी ज्यों की त्यों याद है। वह बात वहाँ के शिक्षकों के बारे में है। यद्यपि सभी मास्टर एक ही तरह के नहीं थे, खास तौर पर हमारे ग्रुप के शिक्षकों में तो संयम का अंश भी मुझे दिखाई नहीं पड़ता था। उन शिक्षकों में शिक्षण मशीन की बजाय कुछ भी नहीं दिखाई देता। वह शिक्षण मशीन पहले ही ताकतवर है। यदि वह मशीन धर्म के बाहरी रूपी पत्थर की चक्की से जुड़ जाए तो फिर जवान बालकों का मन पिलकर सूखे बिना नहीं रह सकता। भारी ताकत से चलने वाली तेल की घानी का यह सेंट जूनियर स्कूल एक श्रेष्ठ नमूना था। तो भी उस स्कूल में कुछ ऐसी बातें थीं जिनमें मेरा विचार वहाँ के मास्टरों के बारे में ऊंचा था। मेरी यह याद फादर दी पेनरंट के बारे में है। हमसे उनका बहुत कम वास्ता पड़ता था। यदि मेरी याद ठीक है तो मुझे इतना ही याद है कि उन्होंने हमारे ग्रुप के एक मास्टर जी की जगह कुछ दिनों तक काम किया था। वे जाति के स्पनियर्ड थे। ऐसा मालूम होता था कि उन्हें अंग्रेजी बोलने में कुछ तकलीफ़ होती थी, इसीलिए उनके पढ़ाने की और लड़कों का बहुत कम ध्यान जाता था और उस पर उन्हें मन में कुछ दुख भी हुआ करता था। इस दुख को उन्होंने चुपचाप बहुत दिनों तक सहा। मुझे इनके प्रति बहुत हमदर्दी थी और मेरे मन का खिंचाव इनकी ओर रहता था। मैं नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों हुआ करता। वे कुछ शक्ल सूरत से भी अच्छे नहीं थे, पर उनके चेहरे में कुछ खिंचाव था। मेरा मन उनकी ओर खिंचे बिना नहीं रहता था। जब जब मैं उनकी ओर देखता मुझे ऐसा भान होता कि मानो उनकी आत्मा पूजा में है और भीतर बाहर शांति फैली हुई है। कॉपी लिखने के लिए आधे घंटे का समय नियत था। ये समय हाथ में कलम लेकर इधर उधर देखने या कुछ विचार करते हुए बैठे रहने में बीत जाता था। एक दिन फादर दी इस कॉपी के वर्ग में आए। वे हमारी बैठक के पीछे इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने शायद ये देखा ही होगा कि बहुत समय तक मैंने कॉपी में कुछ नहीं लिखा, इसलिए वे सहसा और मेरे पीछे ठहर गए और झुककर धीरे से उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और प्यार से पूछा, ठाकुर क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है? सवाल बहुत सीधा साधा था,
पर वह अभी तक मेरी यादों में ज्यों का त्यों मौजूद है। इनके बारे में दूसरे लड़कों का क्या ख्याल था ये मैं नहीं कह सकता, पर मुझे तो भगवान का रूप मालूम होता था और आज भी उनकी याद भगवान के शांत मंदिर में प्रवेश करने का परवाना दे रही है, ऐसा मालूम होता है। इस स्कूल में और भी एक बूढ़े फादर थे, इन पर भी सब बच्चों का प्यार था। इनका नाम फादर हेनरी था। ये ऊंची कक्षाओं को पढ़ाते थे, इस कारण मैं इन्हें अच्छी तरह नहीं जानता था। इनकी एक बात ही मुझे याद है, इन्हें बंगाली भाषा आती थी। इन्होंने नीरद नामक एक बालक से पूछा, तेरे नाम का अर्थ क्या है बता। बेचारा नीरोद अपने नाम के शब्दार्थ के बारे में अब तक बेफिक्र था, इसलिए इस सवाल का जवाब देने में वह आगा पीछा करने लगा। इसके सिवाय गहरे और अनजान शब्दों से भरे हुए कोष ग्रंथों से कौन अपने नाम की छानबीन करेगा। ये कहाँ की खटखट, ये तो अपनी गाड़ी के नीचे दबकर ऊपर से गाड़ी निकलने के समान ही दुर्भाग्य की बात है। आखिर निरोध ने जवाब दिया कि नी यह अभाव दिखाने वाला शब्द और रोध यानी कि सूरज की किरण, इसलिए निरोध का अर्थ हुआ सूरज की किरणों को नष्ट करने वाला। तो ये था आज का अंश। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा और या मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुनने के लिए आप सभी का अनंत हार्दिक आभार। जय माँ भारती।